उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में सीडीपी से रिलेटेड कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप सुपर टेट का सिलेबस देख पा रहे हैं। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित सुपर टेट की परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और पैडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र या फिर शिक्षण कौशल से रिलेटेड 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल सीडीपी से मिलाकर के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2019 जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र सेट सी के अनुसार है, जिसमें सीडीपी के प्रश्न संख्या 106 से 125 तक पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आप सुपर टेट 2019 और सुपर टेट 2018 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? निगेटिव सेंस में प्रश्न है तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक का मतलब कि इंटरैक्टिव प्रोसेस कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करता है। सक्रिय होना यानी कि कहीं ना कहीं जो टीचर है और जो बालक है दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। और वैसे भी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों संरचनावाद को समर्थन देता है। और संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से लेव वाइगोत्स्की माने जाते थे, जिनका सिद्धांत ही ये कहता है कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जॉन ड्यूविन ने कहा था कि शिक्षण ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत एक तो शिक्षार्थी हो गया, दूसरा शिक्षक हो गया और तीसरा पाठ्यक्रम होता है। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया होता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव था। तीसरा देखिए, शिक्षक एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। प्रभाव यानी कि इफेक्ट डायरेक्टेड प्रोसेस है। ये भी बात बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार उन्होंने प्रभाव का नियम दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि अगर किसी काम को करने से बच्चे को संतुष्टि मिलती है, यानी उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो वो उस काम को करना चाहेगा। और अगर कुछ निगेटिव रिजल्ट मिलता है तो वो उस काम को नहीं करना चाहेगा। इसे ही बोलते हैं प्रभाव का नियम। यानी कि शिक्षण भी एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। मैं आपको बार बार सीटेट के भी प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं कि केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं। यहां पर देखिए केवल वर्ड आ गया, अब आपको सोचना ही नहीं था। ये हमेशा संकुचित ही कर देगा, यानी निगेटिव सेंस में होगा। देखिए फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों की विद्यालय की जो स्कूली शिक्षा है उसको बाहर के परिवेश से जोड़ने की बात करता है। क्यों बाहर से जोड़ने की बात करता है? ध्यान से समझिएगा। जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो वो अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के अपने अनुभव को लेकर के जाता है। अनुभव यानी जो कुछ भी बच्चा अपने परिवेश में देख रहा है, जैसे कि बिल्ली देखा, कुत्ता देखा, वो उसका अनुभव हो गया। अब बच्चे को जब अल्फाबेट पढ़ाया जाएगा, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो उसको किससे कोरिलेट किया गया? उस कुत्ते से कोरिलेट किया गया, उस बिल्ली से कोरिलेट किया गया जो कि उसने परिवेश में देखा था। इसीलिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि विद्यालय की जो शिक्षा है वो बाहर के समाज से, यानी बच्चे के परिवेश से जोड़ना चाहिए। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो ये निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? ध्यान से समझिएगा। मिड डे मील क्या होता है? सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे को मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसे ही मिड डे मील योजना कहते हैं। अब ये क्यों शुरू किया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। सरकारी विद्यालयों में चाहे कितना भी आप झुठला ले, लेकिन ये सच्चाई है कि गरीब तबके के बालक ही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। जो भी थोड़ा बहुत जिनके पास सुविधा है वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में भेजने से कतराते हैं, सुविधाएं ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। इस वजह से जो गरीब तबके के बालक हैं वही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, जब मतलब मिड डे मील लाया गया, उससे पहले ये परिस्थिति थी
थी कि चूंकि गरीब परिवार के बच्चे ही इस विद्यालय में पढ़ते थे, सरकारी विद्यालय में, तो वहां पर गरीब परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाना सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से चुनौती थी उनके सामने। और वो बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि अगर वो मजदूरी करेंगे तो कम से कम 2 रुपया घर में आएगा। इसी उनकी इस थिंकिंग को कहीं ना कहीं सरकार ने समझा कि उनके लिए प्रमुख चुनौती है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना, और अगर उनकी इस रोटी का कुछ हल निकाला जाए तो निश्चित तौर पर विद्यालय में नामांकन बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मिड डे मील योजना शुरू किया, कि ताकि कम से कम परिवार को यह भरोसा दिया जाएगा कि हम आपके बच्चे को विद्यालय में ही पौष्टिक आहार देंगे, साथ ही साथ उनको मुफ्त में शिक्षा देंगे। इससे फायदा यह हुआ कि जो अपने परिवार का रोजी रोटी चलाने के लिए बच्चों को अपने काम पर ले जाते थे, अब उनको यह नजर आने लगा कि इससे मेरा बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित भी बनेगा और साथ ही साथ उसको विद्यालय में पौष्टिक आहार भी मिलेगा। यानी कि इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था उस परिवार तक ये एक तरीके से मैसेज पहुंचाना कि आपके परिवार को भोजन के साथ साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाएगी। यानी कि नामांकन बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? नामांकन बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ताकि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो पाए। जो परिवार पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे थे, कि वह अगर काम में उनकी हाथ बटाएगा तो 2 रोटी आएगी, कम से कम कुछ कमाई होगा, तो उस कम से कम उनके इस 2 पैसे की लालच को टैकल करने के लिए कि कम से कम बच्चे को तो पौष्टिक आहार मिले, साथ ही साथ बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित बनेगा, इसलिए अब परिवार के सदस्य अपने बच्चे को विद्यालयों में एडमिशन कराने लगे। यानी कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य क्या था? एडमिशन कराना, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि समाज विस्तार करना, यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। रोजगार वृद्धि करना, बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक मिड डे मील का भोजन दिया जाता है। तो क्या 8वीं तक के बच्चे के रोजगार के लिए बात की जाती है? नहीं की जाती है, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अध्यापकों का विकास। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो भी विकल्प बच्चों के अलावा टीचर की बात करेगा वो अधिकतर केस में निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। अब जो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी वो बच्चों को भोजन देने की योजना है, शिक्षकों को थोड़ी भोजन देने की योजना है। तो यहां पर अध्यापकों का विकास का कोई तुक ही नहीं बनता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नामांकन संख्या बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज इनरोलमेंट, यानी बच्चों की एडमिशन की संख्या में उछाल लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी का प्रतिपादन किसने किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन और रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। यानी कि कोई एक उद्दीपन का मतलब कोई भी एक प्रेरक समझ लीजिए जो कि बच्चे को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, और रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? प्रतिक्रिया देना। यानी कि जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि एक अचानक से तेज लाइट आपके आंख पर पड़ी तो तुरंत आपका आंख का पलक झपक जाता है। तो यहां पर तेज लाइट क्या हो जाएगा? ये उद्दीपक हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। और उसके क्रम में आपने क्या रिस्पॉन्स किया, आपने क्या प्रतिक्रिया दी, आपने क्या अनुक्रिया किया कि अपने आंख की पलक झपका लिया। यानी कि यहां पर तेज लाइट उद्दीपक हो जाएगा और उसके क्रम में आपने अनुक्रिया किया कि आपके आंख का पलक झपक गया, यानी बंद हो गया। तो कोई भी प्रेरक जो हमें किसी गतिविधि के लिए या फिर किसी भी एक्ट के लिए एक तरीके से प्रेरित करता है उसे हम लोग उद्दीपक बोलेंगे। यानी तेज लाइट हमें आंख पलक झपकाने के लिए प्रेरित किया, तो यहां पर प्रेरित कौन किया? तेज लाइट किया। तो तेज लाइट यहां पर उद्दीपन हो जाएगा, और उसके क्रम में जो हमने अनुक्रिया किया यानी अपनी आंख की पलक को झपका लिया, इसे अनुक्रिया कहते हैं। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान से समझिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने चिंपैंजी पर जो अपना प्रयोग किया था, उन्होंने ये बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंडीशन में पूरे प्रॉब्लम को एक नजरिए से देखने की बात की थी। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, हमारा उत्तर नहीं होगा। स्किनर की बात करें तो स्किनर जो थे वो पुनर्बलन पर ज्यादा फोकस करते हैं। स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया कि एक चूहा जो कि एक पिंजड़े में बंद था, उसको एक लीवर था, उस पर बार बार दबाने से उसको भोजन मिल रहा था। तो जब भोजन मिलना उसको क्या था? उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। तो एक गतिविधि जिसे करने से बच्चे को पुनर्बलन मिलता है तो वो बार बार दोहराना चाहता है। तो वही स्किनर ने कहा था। इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया की बात नहीं की है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, पावलाव की बात की जा रही है। पावलाव ने क्या सिद्धांत दिया था? अनुबंध उन्होंने क्या दिया था? अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। यानी कि
प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और साथ ही साथ इसका एक और नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि देखिए, उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया कि कुत्ते को भोजन दिया गया जिसकी वजह से उसके मुंह से लार टपकने लगी, और उसके बाद से क्या किया गया कि भोजन देने के साथ एक घंटी बजाई गई। उसके बाद से भोजन दे करके फिर उसके मुंह से लार टपकने लगा, फिर उसके बाद से घंटी बजा करके फिर भोजन दिया गया। ऐसे कई बार प्रोसेस अपनाया गया। उसके बाद से भोजन ना दे करके केवल घंटी बजाई गई। तो अब वहां पर यह देखा गया कि भोजन ना देने के बाद भी केवल घंटी बजाने से कुत्ता लार टपकाने लगा। यानी कि वो लार क्यों टपका रहा था? भोजन की लालच में कि अब मुझे भोजन मिलेगा, और वो लार टपकाने लग रहा था। लेकिन उस भोजन को कहीं ना कहीं अनुबंधित कर दिया गया उस घंटी से, क्योंकि भोजन और घंटी एक साथ दी जाती थी, घंटी बजाई जाती थी और भोजन तुरंत दे दिया जाता था। तो अब कुत्ते को यह महसूस हुआ कि घंटी बजाने के साथ मुझे भोजन मिलता है। तो अगली बार जब कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाया गया, तो कुत्ते को यह लगा कि घंटी बजी है यानी भोजन आ रहा होगा। यानी कि केवल घंटी बजाने मात्र से कुत्ते ने लार टपकाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो पहले कुत्ता भोजन देख करके लार टपका रहा था, वो अब केवल घंटी की आवाज सुन करके लार टपकाने लगा। यानी कि यहां पर उद्दीपन क्या था? यहां पर उद्दीपन कुत्ते के लिए भोजन था, लेकिन उस भोजन को रिप्लेस कर दिया गया किससे? उसको रिप्लेस कर दिया गया घंटी से। तो यहां पर जो पावलोव का सिद्धांत था वो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था, अनुबंध सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। यानी कि किसी से कोरिलेट कर देना। यहां पर उद्दीपन इंपॉर्टेंट नहीं था पावलोव वाले में, वहां पर जो मेन उद्दीपन था भोजन, उसको कोरिलेट कर दिया गया किससे? घंटी से। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव का। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक बिल्ली पर प्रयोग किया था कि बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, उसमें एक लीवर था, वो बहुत प्रयास कर रही थी निकलने के लिए। अचानक से उसका पैर लीवर पर गया, जिसकी वजह से उसको एक तरीके से भोजन मिला। उसके बाद से फिर से दोबारा यही प्रक्रिया चालू की गई। इस बार कुछ कम प्रयास में उसने लीवर को खोल लिया। उसके बाद से यही प्रक्रिया बार बार दोहराया गया। तो यहां पर उन्होंने ये कहा था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने, कि ध्यान से समझिएगा, यहां पर उद्दीपन क्या था? उद्दीपन यह था कि उसे भोजन मिल रहा था और इसके लिए वो बार बार प्रयास कर रही थी, प्रयत्न कर रहा था, फिर भूल हो रहा था, फिर नया प्रयत्न कर रही थी, फिर भूल हो रहा था, फिर नया प्रयत्न कर रही थी। फिर अचानक से एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें जो उसका प्रयत्न था वह उस अनुक्रिया से मैच खा गया। जैसे देखिए, बार बार उस पिंजड़े में बंद था तो बार बार इधर उधर हाथ पांव मार रही थी बिल्ली, लेकिन अचानक से उसका जो पैर था वो किस पर चला गया? लीवर पर चला गया, और वो खाना वाला जो गेट था वो खुल गया और उसको खाना मिल गया। यानी कि जो अनुक्रिया वो बार बार कर रही थी उसमें से एक अनुक्रिया ऐसा होता है जो कि उद्दीपन से कोरिलेट कर जाता है और उसको भोजन मिल जाता है। इसे ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, यानी कि डिसेबिलिटी जिसमें बच्चा ना तो पढ़ पाता और ना तो लिख पाता, ये कौन सा है? ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। बाकी विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें जो बच्चा है, ये एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें जो बच्चा होता है वो अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाता और दूसरों की बात को समझ भी नहीं पाता। ये होता है ऑटिज्म। तो इस प्रकार की कोई अक्षमता तो हमसे प्रश्न में पूछा नहीं गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, डिस्प्रेक्सिया की बात की गई है। तो डिस्प्रेक्सिया दिमाग से जुड़ा एक मोटर विकार होता है जिसमें समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन करने में बच्चे को दिक्कत आती है। कोऑर्डिनेशन यानी कि जैसे कोई गतिविधि कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेट जैसे अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, संतुलन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार का कोई बोला नहीं गया था, केवल हमसे पढ़ने और लिखने में अक्षमता पूछी गई थी। चौथा दिया गया एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में क्या होता है कि यह एक तरीके से इसे हिंदी में चेष्टा अक्षमता भी कहते हैं, और इसमें इच्छा और शारीरिक क्षमता होने के बावजूद भी उद्देश्यपूर्ण संचालन करने की क्षति या क्षमता नहीं रहती है। यानी कि बच्चा अगर कुछ करना भी चाह रहा है तो भी वो नहीं कर पाता है, इसमें ये प्रकार की बीमारी होती है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पढ़ने में अक्षमता तो डिसलेक्सिया बोलते हैं, लेकिन लिखने में अक्षमता को डिसलेक्सिया क्यों बोला गया? ध्यान से समझिएगा, पढ़ने और लिखने की अक्षमता अगर एक साथ आए तो उसका उत्तर हमेशा डिसलेक्सिया होगा, लेकिन अगर केवल लिखने की बात आए तो उसका उत्तर डिसग्राफिया होगा। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था, जो बच्चा था, वह बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था, यानी इसको पहचान ही नहीं पा रहा था। अगर मान लीजिए कि मैं बी और डी को नहीं पहचान पा रहा हूं और अगर कोई मुझसे बोले कि बी लिखिए, तो क्या मैं बी को
ये लिखूंगा या ये लिखूंगा, यानी इसमें कंफ्यूजन मुझे रहेगा लिखने में भी। यानी कि जब मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि पढ़ने का मतलब ही होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, जब मैं इसका अर्थ ही नहीं ग्रहण कर पा रहा हूं कि बी ये है कि ये है, तो लिखने में भी तो हमें दिक्कत आएगी। यानी जब पढ़ने के साथ लिखने में दिक्कत आएगी तो वो हमेशा डिसलेक्सिया होगा, लेकिन केवल लिखने में दिक्कत की बात करेगी तो वो डिस्ग्राफिया होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पढ़ने और लिखने का जब एक साथ बात किया जाता है तो वो हमेशा डिसलेक्सिया हो जाता है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझाने या फिर बताने के लिए नहीं है। ये स्टेटमेंट था E.M. रोजर्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, E.M. रोजर्स सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। अपव्यय एवं अवरोधन क्या होता है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अपव्यय कहते हैं, अपव्यय का मतलब होता है खर्च होना। यानी कि जब कोई बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट किए बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे अपव्यय बोलते हैं। और अवरोधन क्या होता है, जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा बार फेल हो जाता है, यानी कि जो उसके लिए निश्चित अवधि तय किया गया था कि एक साल में ये बच्चा इतना पढ़ करके अगली कक्षा में चला जाएगा, जब वो बच्चा उसी कक्षा में रुक जाता है तो उसे अवरोधन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। क्योंकि एक निश्चित समय एक साल उसके लिए तय किया गया था। मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है तो कक्षा 3 में एक साल में वो कक्षा 4 में चला जाएगा प्रमोट होकर के, लेकिन मान लीजिए कक्षा 3 में वो फेल हो गया, सही से नहीं पढ़ पाया, इस वजह से अगर फिर से कक्षा 3 में रह गया तो इसे ही अवरोधन बोलेंगे। और अपव्यय का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कक्षा 8वीं तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि RT एक्ट के तहत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगर कोई बच्चा 8वीं कक्षा कंप्लीट किए बिना बीच में ही शिक्षा छोड़ देता है तो उसे ही अपव्यय बोलते हैं। और हमसे यह पूछा जा रहा है कि यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हार्टांग समिति ने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी। हार्टांग कमेटी जिसका जो कि 1929 में अपना सिफारिश पेश किया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हार्टांग समिति। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परम शून्य स्थिति होती है। परम शून्य को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। परम शून्य किस में आती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के स्केल के नाम हमें दिए गए हैं। ये क्या होता है, ये मापन की प्रक्रिया है। मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, जिसमें देखिए पहला होता है नामित स्केल यानी कि नॉमिनल स्केल, दूसरा होता है क्रमित स्केल, मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, तीसरा होता है अंतरित स्केल और चौथा होता है आनुपातिक स्केल। सबसे पहले थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। नामित स्केल क्या होता है, यानी बच्चे को किसी गुण के आधार पर जब हम लोग नॉमिनेट करते हैं तो उसे नामित स्केल या फिर नॉमिनल स्केल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि लड़के और लड़की ये बच्चे का गुण हो गया कि लिंग के आधार पर मैं उनको अलग अलग नामित कर रहा हूं कि तुम लड़की हो तुम लड़का हो, उनके गुण के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मैं साइंस साइड और आर्ट साइड के हिसाब से बच्चे को नामित कर दूं कि तुम साइंस साइड से हो तुम आर्ट साइड से हो। यानी कि किसी गुण धर्म के आधार पर नॉमिनेट करना कि साइंस साइड वाले बच्चे हैं और ये आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, या तुम लड़की हो या तुम लड़का हो, यानी कि किसी भी गुण धर्म के आधार पर नॉमिनेट करना, नामित करना, ये होता है नामित स्केल। परम शून्य का मतलब क्या होता है, जिसका मान बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो हो सके। तो क्या नामित स्केल में परम शून्य आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं किसी बच्चे को कह रहा हूं कि तुम लड़की हो या लड़का हो तो क्या इसमें जीरो आएगा? या तो वो लड़की होगा या तो लड़का होगा, इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि तुम साइंस साइड से हो या फिर तुम आर्ट साइड से हो तो क्या इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा। या तो वो साइंस लेगा या तो आर्ट्स लेगी या लेगा। यानी कि इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नामित स्केल हमारा जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, उत्तर नहीं होगा। इसके बाद आता है क्रमित स्केल। क्रमित स्केल में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्रमित स्केल में जैसे कि आप कोई सर्विस सेंटर से कोई सर्विस लेते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आप हमें रेट करिए, आप हमें रेट करिए। रेट करने के लिए क्या बोला जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हमारी सर्विस से खुश हैं तो हमें 1 नंबर दे सकते हैं, अगर थोड़ा कम सेटिस्फाइड है तो 2 नंबर दे सकते हैं, अगर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है तो 3 नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनको नॉमिनेट किया गया, एक तरीके से क्रम दिया गया, किसके हिसाब से? उनके सर्विस के हिसाब से। या फिर बच्चा जब कक्षा में फर्स्ट आया तो उसको ऑर्डर दे दिया गया कि तुम प्रथम हो, कोई सेकंड आया तो उसको सेकंड, कोई थर्ड आया तो थर्ड, यानी कि क्रम दे देना। क्रम दे देना, इसमें भी हमारा जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा
एक नंबर पर आया होगा, कोई 2 नंबर पर आया होगा, कोई 3 नंबर पर आया होगा। या फिर जब आप सर्विस सेंटर पर कोई सर्विस लेने के बाद से जब उनकी सर्विस को रेट देते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जब प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आप उसका रिव्यू देते हैं तो वहां पर भी रेटिंग का स्टार आपको बन करके आता है, आपको स्टार चुनना होता है। तो वही समझ लीजिए, क्या इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 क्रम देना ही देना है, यहां पर जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसलिए क्रमित स्केल भी हमारा उत्तर नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे कि मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो क्या जीरो का कॉन्सेप्ट आएगा? इसमें नहीं आएगा। इसलिए क्रमित स्केल भी क्रमित स्केल का मतलब होता है कि सिर्फ क्रम से लगाना, ठीक है। तो इसमें भी जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। दूसरा दिया गया है अंतरित स्केल। अंतरित स्केल में क्या होता है? इसे इंटरवल स्केल बोलते हैं। यानी कि देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जैसे कक्षा में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है कि 10 से 20 के बीच में कितने नंबर पाए हैं, 20 से 30 के बीच कितने नंबर पाए हैं, 30 से 40 के बीच कितने नंबर पाए हैं। तो यहां पर देखिए 10 से 20, 20 से 30, ये 21 से 30, उसके बाद से 31 से 40, इनके बीच कितने नंबर पाए हैं बच्चे। तो मान लीजिए इनकी संख्या 4 बच्चे की हो गई, इसमें 5 बच्चे, इसमें 6 बच्चे मान लीजिए पाए हैं। तो ये देखिए यहां पर एक अंतर से देखिए इंटरवल, यानी एक इंटरवल पर 10-10 का यहां पर इंटरवल है। तो क्या यहां पर भी जीरो का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा। इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, अंतरित स्केल भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा आनुपातिक स्केल। आनुपातिक स्केल में क्या होता है कि हम 2 बच्चों के बीच रेशियो निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा 10 अंक पाया और दूसरा बच्चा 20 अंक पाया, तो इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं कि हाँ, बच्चों के अंकों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो 1:2 है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक बच्चा 50 नंबर पाया, दूसरा बच्चा 20 नंबर पाया, तो इसके बीच में भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि पहला बच्चा मान लीजिए 0 नंबर पाया और दूसरा बच्चा मान लीजिए कि 20 नंबर पाया, तो यहां पर एक बच्चे के नंबर 0 होने की संभावना तो है ना, 0 होने की संभावना है, और यही 0 परम शून्य बोला जाता है, यानी कि जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो सके। अब अनुपातिक स्केल में हम लोग क्या करते थे? बच्चा जितना नंबर पाया उसका अनुपात निकालते थे। तो ये भी तो संभावना है ना कि बच्चा 0 नंबर पाए। तो ये 0 का कॉन्सेप्ट किस में आता है? अनुपातिक स्केल में आता है, यानी कि रेशियो स्केल में आता है। यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था कि परम शून्य का कंडीशन किस में आएगा, तो ये अनुपातिक स्केल में आता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल का मेन कंपोनेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है? बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है उनके पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही बात की गई है पूर्व ज्ञान, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी पाठ प्रस्तावना कौशल गृह कार्य के लिए नहीं होता है, श्यामपट्ट लेखन के लिए नहीं होता है, और लेक्चरिंग के लिए नहीं होता है, यानी व्याख्यान के लिए नहीं होता है। पाठ प्रस्तावना कौशल में हम लोग बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आप इस पाठ के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। इसको जानने के लिए हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, यानी उनके पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पूर्व ज्ञान सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई थी, यानी कि ये सीधे तौर पर ये पूछा जा रहा है कि एनसीएफ कब प्रस्तुत किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। तो एनसीएफ 2005 आप लोग लाखों बार सुन चुके होंगे, तो एनसीएफ 2005 ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ये दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए किया गया था। आपने जब यूपी टेट और सीटेट के लिए जब आवेदन करते हैं तो वहाँ पर जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोर्स होता है, स्पेशल बीएड या फिर स्पेशल डीएलएड, उसके संबंध में आगे लिखा रहता है जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड हो। ये आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद को ही कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये किसके शिक्षा के लिए है? जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनके लिए शिक्षा के लिए ये स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा यानी कि विकास का जो दिशा होता है, जो विकास का क्रम होता है, वो किस दिशा में चलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इससे संबंधित कौन सा नियम है? पहला दिया गया है
धोमुखी नियम, मस्तकाधोमुखी यानी कि मस्तक से, जैसे मान लीजिए ये बालक है तो बालक के सर से ऊपर से नीचे की तरफ विकास चलेगा, यानी मस्तक से नीचे की ओर, सर से नीचे की ओर। ये बात बिल्कुल सही है, ये विकास का नियम होता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, निकट से दूर का नियम, इसे अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल थियरी कहते हैं। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो मान लीजिए बच्चे का केंद्र बिंदु उसका हार्ट हो गया, तो बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, इसीलिए बोला गया है निकट से दूर का नियम। यानी कि देखिए, आपने ये सिद्धांत पढ़ा होगा कि जो बच्चे की उंगलियां होती है, जैसे कि हथेली के बाद अंत में इसके उंगलियां आएंगी, तो बच्चा लिखने के लिए लिखना बाद में क्यों सीखता है? क्योंकि उसका जो उंगलियों पर कंट्रोल है वो सबसे बाद में पाता है। क्यों सबसे बाद में पाता है? क्योंकि यहां पर देखिए, केंद्र से बाहर की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो उसके पहले बाह आएगा, उसके बाद हथेली आएगी, उसके बाद अंत में उंगली आएंगी। तो चूंकि ये अंत में आ रहा है उंगली, और इस नियम के अनुसार ये होता है कि निकट वाला जो अंग है उसका डेवलपमेंट, उस पर बच्चा पहले कंट्रोल पाता है, और उंगलियां चूंकि बाद में है और उंगलियों के सहारे ही बच्चा लिखता है, इसलिए लिखने का कौशल उसमें बाद में डेवलप होता है। यानी कि सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास का भी नियम है, यानी यह भी हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। तीसरे विकल्प में बात की गई है 1 और 2 दोनों, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है, यानी एक बच्चा दूसरे से अलग होता है, इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसके लिए 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला तो बच्चे की आनुवांशिकता, और दूसरा उसका पर्यावरण यानी कि उसका कल्चर, उसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ध्यान से समझिएगा। लेकिन यह भी तो संभव है ना कि एक जुड़वा बच्चे हों जिसमें आनुवांशिकता के गुण समान है, आनुवांशिकता के गुण समान है, यानी कि अब केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल बच गया। मान लीजिए एक जुड़वा बच्चे थे जिनमें आनुवांशिकता का गुण समान है, फिर भी वो दूसरे बच्चे से अलग होता है। क्यों? यह भी तो हो सकता है कि एक जुड़वा बच्चे, जैसे आपने जुड़वा मूवी देखी थी, तो उसमें क्या होता था कि एक अच्छे परिवार में चला जाता है लड़का, जुड़वा भाई, और एक चोर के घर में चला जाता है, या फिर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है जो कि अच्छा नहीं है। तो यहां पर इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आनुवंशिकता तो एक ही थी दोनों की, जुड़वा होने की वजह से। लेकिन यहां पर चूंकि इन्वायरमेंट अलग था, उसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग था, इस वजह से उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। तो मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि कल्चरल इन्वायरमेंट जो होता है वो महत्वपूर्ण माना था इन्होंने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रेल लिपि के जनक हैं, ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं, इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पावलाव। पावलाव का जो अनुबंधन सिद्धांत है उसी को क्लासिकल सिद्धांत, यानी देखिए यहाँ पर अनुबंधन वर्ड आया है। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने, जहाँ पर थॉर्नडाइक वाला प्रश्न था, वहाँ पर मैंने आपको क्लियर करके समझाया था कि अनुबंधन का मतलब क्या होता है। जैसे कि कुत्ते पर जब उन्होंने प्रयोग किया तो खाना देने के साथ ही वो एक घंटी बजाते थे, पावलाव जो थे। उन्होंने क्या किया कि पहले देखा कि कुत्ता खाना देकर के लार टपका रहा था, तो उन्होंने खाने के साथ घंटी देना शुरू किया, घंटी बजाना शुरू किया। तो कई बार ये प्रोसेस चला, यानी बच्चे के कुत्ता जो था उसके मन में ये बैठ गया कि घंटी की जब आवाज़ आती है उसके बाद तुरंत मुझे खाना मिलता ही है। यानी कि कई बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद जब पावलाव ने खाना ना दिया, केवल घंटी बजाई, तो भी कुत्ता के मुंह से लार टपकने लगा। यानी कि यहाँ पर जो उद्दीपन था, स्टिमुलस था, वो क्या था? वो भोजन था, खाना था, लेकिन उसको किससे जोड़ दिया गया? उससे, उसका किससे अनुबंधन कर दिया गया? उस घंटी से। अब कुत्ता समझ चुका था कि घंटी बजाने के बाद खाना आता ही आता है, इसलिए खाना ना दिए जाने के बावजूद भी केवल घंटी बजाने से वो लार टपकाने लगा, क्योंकि उसका खाने का जो संबंध था वो घंटी से कर दिया गया था। इसीलिए इसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का थियरी किसने दिया था? ये पावलाव ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के यानी बालक के विकास को प्रभावित करता है? पहला दिया गया अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो ये भी प्रभावित करती हैं। दूसरा दिया गया पौष्टिक भोजन, बिल्कुल सही बात है। जिसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है वो एक तरीके से कुपोषण का शिकार हो जाता है, यानी कि उसका विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। रोग और चोट, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे को कोई ऐसा रोग हो गया है जो कि
लाइलाज है, तो निश्चित तौर पर बालक का विकास जो है वो प्रभावित होगा, यानी ये भी प्रभावित करता है, यानी तीनों विकल्प इसके सही हैं, यानी कि इन तीनों को तो लगाएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो गैने ने एक सोपान दिया था जिसमें 8 चरण उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। इसमें पहला चरण होता है संकेत अधिगम, यानी बच्चे संकेत के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से देख करके सीखते हैं। उसके बाद से दूसरा चरण उन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि बच्चे किसी स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया देकर के, यानी किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देकर के सीखते हैं। तीसरा बताया था श्रृंखला अधिगम, चौथा बताया था शाब्दिक अधिगम, पांचवा बताया था बहुविधेय अधिगम, विभेद अधिगम, और छठा बताया था संप्रत्यय अधिगम, सातवां बताया था नियम अधिगम, और आठवां बताया था समस्या समाधान अधिगम। लास्ट के 3 अधिगम का जो सोपान है उसी का क्रम हमें पूछा गया है। देखिए लास्ट के 3 जो मैंने आपको बताया, पहले संप्रत्यय बताया था, उसके बाद नियम अधिगम, उसके बाद से समस्या समाधान अधिगम, यानी कि बच्चा सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, यानी उसका संप्रत्यय अधिगम करता है। उसके बाद से नियम कौन सा लगाना है वो जानता है कि किस नियम से ये प्रश्न सॉल्व होगा, और अंत में उस समस्या का समाधान करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा गैने के अनुसार। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान कौन सा ऐसा चरण है जिसमें बच्चा प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया अनुवादन। अनुवादन को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि मान लीजिए एक बच्चे को प्रश्न दिया गया, बच्चे को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उसकी भाषा में, तो उसको ट्रांसलेट करता है अपनी मदर टंग में। तो ये तो बात सही है, प्रॉब्लम को समझेगा तभी तो सॉल्व करेगा, यानी उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, यानी अपनी भाषा में प्रॉब्लम को समझना ही अनुवादन है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का पार्ट होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पर ध्यान दिया जा रहा है, और प्रश्न में क्या पूछा गया जिसमें प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा दिया गया प्रदीप्ति। प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन। क्या होता है इसमें, ध्यान से समझिएगा, जैसे अचानक से दिमाग की बत्ती जल जाना, जैसे कि बच्चा प्रॉब्लम को लेकर के सोच रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से उसको क्लिक कर जाना कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से प्रॉब्लम को छोड़ा नहीं रहता, उसको सोच रहा होता है प्रॉब्लम के बारे में, और अचानक से उस प्रॉब्लम का हल उसको मिल जाना, यानी इसमें बच्चे का ध्यान होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा दिया गया आयोजन। आयोजन यानी कि प्रिपरेशन, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तैयारी इसमें की जाती है। तो ये भी, इसमें भी बच्चा प्रॉब्लम पर फोकस किया हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा उद्भवन। उद्भवन को अंग्रेजी में इंक्यूबेशन कहते हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, लाख प्रयास करने के बावजूद भी हमसे अगर वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है, तो थक हार करके हम लोग कुछ समय के लिए उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, यानी कि हमारे मन में जो प्रॉब्लम कॉन्शस माइंड में था उसको कॉन्शस माइंड से हटा करके अचेतन मन में हम लोग प्रश्न को डाल देते हैं, यानी बिल्कुल भी प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दे देते हैं। तो वही वो पीरियड होता है जिसे हम लोग उद्भवन काल कहते हैं, यानी इंग्लिश में इंक्यूबेशन कहते हैं, जिसमें बच्चा प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लाख प्रयास करने के बाद भी जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो वो प्रॉब्लम को छोड़ देता है, यानी उस प्रॉब्लम समस्या को समाधान के लिए वो ध्यान नहीं देता है। किसमें, उद्भवन काल में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहां पर स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन कोलकाता। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों, सुपर टेट 2019 यानी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। अगर आप सुपर टेट 2019 और सुपर टेट 2018 के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।